हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो सभी लोग परेशान थे कि सर 10th का वीडियोस कब अपलोड होगा, आप 10th के लिए कब वीडियोस डालोगे। तो 10th के लिए भी मैंने कोर्स प्रिपेयर कर लिया है और अब रेगुलरली हम लोग 10th की भी वीडियोस डालेंगे। तो 10th के पहले कोर्स को देख लेते हैं कि हम लोग को केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर कवर करना है और किस तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहले ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने स्टडी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग 10th के कोर्स में टोटल 5 चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे पास पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें कवर करेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, उन रिएक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है ये देखेंगे, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। हम लोग इसको थोड़ा सा आगे के लेवल पे भी कवर करेंगे, यानी कि जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में आएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, जिससे आप आगे जब 11th में जाए तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, फिर हम लोग कवर करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। नेम से ही क्लियर है, हम लोग एसिड, बेस और साल्ट के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, बेसिस एज वेल एज साल्ट को देखेंगे, एज वेल एज इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, दैट इज साल्ट को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट रिएक्शंस क्या है, ये हम लोग कवर करेंगे। एसिड बेस से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज भी आएंगी, जैसे लेविस एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, आर्हेनियस एसिड बेस, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर हम लोग आएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटलॉइड में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। मेटल नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, उनका यूज देखेंगे। तो ये सारी चीजें मेटल एंड नॉन मेटल में आ जाएंगी। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड की तरफ। ओवरऑल इन सभी चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन एंड कंपाउंड, और इसमें अच्छा खासा टाइम भी हम लोग लेंगे। रीजन ये है कि ये आपका 10th पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, आगे चलकर के इसका अच्छा खासा यूज भी आएगा। तो हम लोग फिर देखेंगे कार्बन एंड कंपाउंड, देखेंगे कि कार्बन किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है और क्यों सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन कंटेन करते हैं, कार्बन में क्या यूनिक प्रॉपर्टी है, क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है जिससे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन के बने होते हैं। फिर हम लोग फाइनली आएंगे पीरियोडिक टेबल पे, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल फॉर्म करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, एज वेल एज पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ये देखेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स है 10th के सिलेबस में। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड, बेस एंड साल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, एंड फाइनली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो आप कॉपी पेन के साथ बैठें, जहां पे भी नेसेसरी हो लेक्चर को पॉज करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छे से सारी चीज़ों को नोट करते हो, चीज़ों को समझते हो, तो फिर हमारा जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। इसलिए आपका सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हम लोग 2 तरह के चेंज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को देखते हैं। व्हाट इज फिजिकल चेंज? आप सिंपल में ऐसे कर सकते हो, एक ऐसा चेंज जिसके दौरान किसी तरह के नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो। एक ऐसा चेंज जिसके दौरान किसी नए तरह के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन
न हो फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे आप सोचो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला लिक्विड फेज में या वेपर फेज में सेम ही रहता है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। तो चाहे वो वाटर लिक्विड फेज में हो या वेपर फेज में हो, फॉर्मूला हमारा सेम ही होगा, यानी कि किसी भी तरह के नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सिंपली आप कह सकते हैं कि वाटर का फिजिकल स्टेट बदल रहा है, वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम लोग आइस को मेल्ट करें तो आइस अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान किसी नए तरह के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिंपली वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सच प्रोसेसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म न हो, फिजिकल चेंज कहलाता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। आप वाटर में अगर शुगर को डिसॉल्व करो तो डिसॉल्व होने के बाद ओवरऑल शुगर के क्रिस्टल अपना फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे, लेकिन किसी भी नए तरह के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या कहलाएंगे? फिजिकल चेंज कहलाएंगे। तो मेरे ख्याल से फिजिकल चेंज क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं केमिकल चेंज पे। तो केमिकल चेंज को आप ऐसे समझो, जैसे मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया। ठीक है, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराए, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें, तो ये आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, बर्न करने से पहले हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस थे, मैग्नीशियम रिबन एज वेल एज ऑक्सीजन, एंड आफ्टर बर्निंग ये दोनों कंबाइन करके एक नए तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि आपका MgO के रूप में यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि इसके दौरान आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके एक नए तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो सिंपल वे में कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान नए तरह के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जो पहले से मौजूद सब्सटेंस के कंपैरिजन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंटेन करे, डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला कंटेन करे, डिफरेंट नेचर कंटेन करे, तो ये प्रोसेस केमिकल चेंज कहलाएगा। यहां पे मैंने मेंशन किया है सच प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस देयर नेचर, यानी कि जो अपना ओरिजिनल सब्सटेंस था मैग्नीशियम एज वेल एज ऑक्सीजन, वो अपना नेचर क्या कर लेगा? लूज कर रहा है, एज वेल एज आइडेंटिटी भी लॉस कर ले रहा है, और नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है जिसका प्रॉपर्टी पहले से मौजूद सब्सटेंस के कंपैरिजन में क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोक। आप कोक यानी कि आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आप कह सकते हैं रिस्पायरेशन के दौरान हम लोग जो एयर यूज करते हैं वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके, एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में मौजूद ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके CO2 एज वेल एज H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज का कन्वर्जन, या आप ऐसे कहें कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके कन्वर्ट हो जा रहा है CO2 एज वेल एज H2O में। तो हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कोक इज अ केमिकल चेंज, रिस्पायरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ मीथेन इज अ केमिकल चेंज। मीथेन को अगर आप बर्न करें, मीथेन CH4 होता है, तो CH4 को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएं तो ये भी CO2 एज वेल एज H2O का फॉर्मेशन करता है।
तो फाइनली आप ये क्लियर करें कि फिजिकल चेंज में कोई भी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जो कि इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा पहले मौजूद सब्सटेंस के कंपैरिजन में, एज वेल एज जो पहले मौजूद सब्सटेंसेस थे वो अपना आइडेंटिटी नेचर फुल्ली लूज करके नए तरह के केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हो गए, बर्निंग ऑफ कोक, रिस्पायरेशन, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जिससे वाइन वगैरह का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो जहां पे भी नए तरह के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा वो हमारे लिए केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। अब उस केमिकल चेंज के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान केमिकल चेंज हो और नए तरह के प्रॉपर्टीज कंटेन करने वाले सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो, वो हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं सच प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसके दौरान केमिकल चेंज हो और नए प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे आप सोचिए कि हम लोगों ने NaOH का, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, NaOH का रिएक्शन HCl के साथ कराया। तो NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करेंगे NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, एज वेल एज वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास ये जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं ये अपना आइडेंटिटी एज वेल एज नेचर लॉस करके नए तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आइडेंटिटी नेचर लॉस करने का क्या मीनिंग है? NaOH इज अ बेस, HCl इज अ एसिड, और इन दोनों के आपस में कंबाइन करने से जो नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो रहा है वो साल्ट है, विच इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम NaOH एज वेल एज HCl। यानी कि यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ है NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो पहले मौजूद सब्सटेंस के कंपैरिजन में इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे इस प्रोसेस में न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और जब भी न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किसी प्रोसेस के दौरान हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये हमारे लिए केमिकल रिएक्शन हो गया। हमेशा केमिकल रिएक्शन को हम लोग वर्ड के फॉर्म में या सिंबल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सिंपल में देखें, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी स्पीसीज मौजूद है ये रिएक्टेंट कहलाएगा, इस एरो के राइट हैंड साइड जो भी स्पीसीज मौजूद है वो प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट के रूप में हमारे पास हो गया NaOH, HCl, एंड इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या हो गया, NaCl एज वेल एज H2। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग एनालाइज करें तो हमको ये दिखेगा कि यहाँ पे NaOH में सोडियम और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड मौजूद था, एज वेल एज हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद था, ये क्लीव कर रहा, टूट रहा। बॉन्ड्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, बस अभी आप सिंपल में इसको इंफॉर्मेशन के रूप में समझ लें कि यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड था और हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो क्लीव कर जा रहा, टूट जा रहा। यानी कि जो पहले से मौजूद बॉन्ड थे वो ब्रेक कर जाते हैं और नए तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है न्यू एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, एज वेल एज वाटर में आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड्स हैं, वो क्लीव कर जाते हैं और नए तरह के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि पहले से जो एटम्स मौजूद थे वो अब खुद को रीअरेंज करते हैं और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन सोडियम के साथ कंबाइन था, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मौजूद है। यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ था, अब क्लोरीन
सोडियम के साथ आपको मौजूद दिख रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को इन्वॉल्व करता है, जो कि रिएक्टेंट में देखने को मिलता है, एज वेल एज प्रोडक्ट के लिए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमको दिखता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग अगर उसी सेम एग्जांपल को फिर से देखें तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी स्पीसीज मौजूद है ये हमारे लिए रिएक्टेंट कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और इस एरो के राइट हैंड साइड जो भी स्पीसीज मौजूद है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसको हम लोग प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एज वेल एज प्रोडक्ट में भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा तो हम लोग उसको भी प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन करें। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो पहले से मौजूद था, द सब्सटेंस व्हिच इज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट जो नए सब्सटेंस बने वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी कि सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा वो हमारे लिए प्रोडक्ट कहलाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक तरह से एटम्स का क्या है, रीअरेंजमेंट, यानी कि उसमें जो मौजूद एटम्स है वो अपने आप को रीअरेंज करके नए तरह के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स।